तो T1 इज इक्वल टू xi1 sigma u plus eta 1 sigma v and T2 is equal to xi2 sigma u plus eta 2 sigma v और xi1 xi I और eta I जो है वो टी आई वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है T1 डॉट T2 वो इस तरह से आप लिख सकते हैं T1 डॉट T2 को T1 ट्रांसपोज T1 जो है T1 और T2 ये जो है उन वेक्टर्स के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस हैं। मैट्रिक्स जब नॉर्मली हम किसी वेक्टर का जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो कॉलम वेक्टर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, कॉलम वेक्टर के रूप में। तो जैसे कोई वेक्टर अगर मान लीजिए 2i + 3j आप लोग R2 में लिखते हैं तो आप कॉलम के रूप में लिखना चाहें तो 2 3 लिख सकते हैं। ओके, एंड इन ए सिमिलर वे इफ योर नॉर्मल कर्वेचर जो कि हमने इस तरह डिफाइन किया था कि किसी भी डायरेक्शन u डॉट v डॉट के लिए u डॉट v डॉट डायरेक्शन के लिए जो नॉर्मल कर्वेचर है वो lu डॉट स्क्वायर प्लस 2mu डॉट v डॉट प्लस nv डॉट स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस T ट्रांसपोज सेकंड फंडामेंटल फॉर्म एंड T मैट्रिक्स T where T is your this vector u dot v dot, right? This is the tangent vector to occur gamma. तो अभी तक इस लेवल तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टर्न पे भी हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। लास्ट टर्न का ही है बेसिकली कैलकुलेशन। नो सर। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक डेफिनेशन दिया था कि ये जो बिना इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताए केवल हमने डेफिनेशन दे दिया था कि ये जो क्वांटिटी है ये डिटर्मिनेंट सेकंड फंडामेंटल फॉर्म माइनस k टाइम्स डिटर्मिनेंट k टाइम्स फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो एक ये मैट्रिक्स मिलेगा जिसके एलिमेंट्स हो जाएंगे L माइनस के ई एम माइनस के एफ एम माइनस के एफ एन माइनस के जी। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो इस तरह से k में एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन मिलेगा और इस सेकेंड डिग्री के जो इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उनको हम प्रिंसिपल कर्वेचर कहते हैं। द प्रिंसिपल कर्वेचर्स आर एक्चुअली the roots of this quadratic equation. Now आप इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, दिस डिटर्मिनेंट f2 माइनस k f1 इज इक्वल टू 0। तो आप ये फार्मूला जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स A और B जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उनके प्रोडक्ट A डॉट B का जो डिटर्मिनेंट है ये होता है डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B, राइट। नाउ यू नो दिस F1 जो F फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनिट, दिस मैट्रिक्स इज डेफिनेटली पॉजिटिव डेफिनिट एंड देयरफॉर its determinant must be positive, its determinant must be positive and therefore because its determinant is positive its inverse exists and the determinant of F inverse it exists and it is also positive, right? Inverse ये जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट करेगा और पॉजिटिव होगा। तो अगर आप डिटर्मिनेंट F फर्स्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दें F फर्स्ट इनवर्स, राइट, तो F फर्स्ट एंड बेसिकली हम एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं F फर्स्ट इनवर्स। तो ये आपका हो जाएगा F सेकेंड माइनस k टाइम्स F फर्स्ट इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज सेम एज डिटर्मिनेंट। अब F फर्स्ट इनवर्स से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और F फर्स्ट को बाहर रहने दीजिए। तो दिस इज सेम एज F फर्स्ट एंड इनटू डिटर्मिनेंट, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा F फर्स्ट इनवर्स F सेकेंड एंड माइनस k टाइम्स ये F फर्स्ट और F फर्स्ट इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो माइनस k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
but because this is positive, so this is the product of two numbers, and one number is definitely positive, that is not equal to 0. So you can divide this fact and you get this determinant, and determinant f first inverse f second minus k times I is equal to 0. राइट? तो इसका मतलब ये है, आप याद करें कि ये जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, वो बेसिकली आपको याद होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, अगर इस डिटर्मिनेंट का अगर कोई इस डिटर्मिनेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है अगर आप कैलकुलेट करें माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, सो व्हेनेवर k इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, k is the root of this equation, that is k is an eigenvalue of this matrix, right? K is an eigenvalue of this matrix. So it means the principal curvatures are nothing but eigenvalues of this matrix. So this implies that the principal curvatures are eigenvalues of this matrix f first inverse f second. Is it clear to everybody up to this stage? So although you see this matrix may not be symmetric matrix, you know, this matrix may not be symmetric. It may not be symmetric. This is an interesting part. It may not be symmetric. However, its characteristic roots are always real, and therefore these eigenvalues are real numbers, right? तो ये ध्यान देंगे कि आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं, लेकिन अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। बट आप देखेंगे ये जो मैट्रिक्स है एक बहुत इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू सेकंड फंडामेंटल फॉर्म का जो मैट्रिक्स है, इन दोनों का जो कि ये सिमेट्रिक नहीं है। इन जनरल इट मे नॉट बी सिमेट्रिक, समटाइम्स हो सकता है कि सिमेट्रिक, जब भी सिमेट्रिक होता है तो कुछ पूछना ही, लीनियर अलजेब्रा का सिंपल रिजल्ट आपको कहेगा कि हाँ इसके जो रूट्स होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, राइट? But in general, they are not symmetric matrix. However, its characteristic roots are always real. तो इसको हम प्रूफ करेंगे कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा रियल नंबर होंगे, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज का मतलब यह है कि वो रियल आइगन वैल्यूज हैं। तो वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इक्वल, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट दे आर नेवर कॉम्प्लेक्स। ये कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे हालांकि जो स्पेक्ट्रल थ्योरम है लीनियर अलजेब्रा को, उसको तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये हमेशा रियल ही होगा, इसका जो आइगन वैल्यू होगा वो हमेशा रियल होगा। ओके, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो आपका जो इस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग जो आपको आइगन वेक्टर मिलेगा, वो आइगन वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस f2 माइनस kf1, जो आप अगर मान लीजिए कि k आपने एक आइगन वैल्यू रख लिया तो ये एक मैट्रिक्स आपको मिलेगा, और अगर इस k के करेस्पॉन्डिंग, इस k के करेस्पॉन्डिंग अगर मान लीजिए कि आपका जो आइगन वेक्टर मिल रहा है उसको, उसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को अगर आप t कह दीजिए, t, तो देन दिस इज इक्वल टू 0, राइट? ये मैट्रिक्स है और ये आपका आइगन वेक्टर है करेस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू k। तो दिस t, राइट, t इज कॉल्ड, इस तरह से आपको दो आइगन वैल्यू यहाँ मिलेंगे, जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यूज मिलेंगे। आप चाहें तो उनको k1 k2 कह सकते हैं, k1 k2। दीज k1 k2 आर कॉल्ड प्रिंसिपल कर्वेचर्स, k1 k2 आर कॉल्ड प्रिंसिपल कर्वेचर्स। और इन आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग आपको दो आइगन वेक्टर्स भी मिलेंगे, उसको आप चाहें तो t1 t2 कह सकते हैं, t1 t2। सो दीज t1
corresponding T2 in principal vectors कहेंगे. तो those vectors are called principal vectors और principal directions. principal direction. तो इस तरह से हम आइगन वैल्यूज को हम प्रिंसिपल, ये जो मैट्रिक्स है एफ फर्स्ट इनवर्स एफ सेकंड, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज को हम प्रिंसिपल कर्वेचर्स कहेंगे और इनके करेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स मिलेंगे, जो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, उन आइगन वेक्टर्स को हम प्रिंसिपल वेक्टर कहेंगे और उसके अलोंग जो डायरेक्शन होगा उसको प्रिंसिपल डायरेक्शन कहेंगे. तो प्रिंसिपल कर्वेचर, प्रिंसिपल डायरेक्शन और प्रिंसिपल वेक्टर, ये हमने डिफाइन किया. So maybe I should note it down. So the next definition, it is given already in your book, that if P, अगर इसको आप मान लीजिए कि आप एक वेक्टर से डिनोट करते हैं, xi eta be a vector satisfying this condition, this अगर k1 इज इक्वल टू k2 हो गया, ठीक है ना, अगर k1 k2 के इक्वल हो गया तो ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म का जो मैट्रिक्स है दैट इज ऑलवेज k टाइम्स फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म एंड देयरफॉर and hence every tangent vector is a principal vector. Every tangent vector to the surface sigma is a principal vector. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये अगर इसके इक्वल है यानी इतना माइनस ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मैट्रिक्स से 0 हो गया. जीरो मैट्रिक्स से किसी भी टेंजेंट वेक्टर में मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना. प्रिंसिपल डायरेक्शन या प्रिंसिपल वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए था कि ये जो मैट्रिक्स है f2 माइनस के f1 इंटू टी इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो ये अगर नॉन जीरो रहता है, मान लीजिए मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो है, मैट्रिक्स नॉन जीरो है और तब एक आपको यहाँ नॉन जीरो वेक्टर मिले जिसको मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाए, तो आप इस टी को प्रिंसिपल वेक्टर कहते थे. लेकिन चूंकि ये वेक्टर 0 है तो f2 माइनस के f1 इज इक्वल टू 0. whenever this is 0, whatever vector you take, t whatever vector you take, if you multiply you will get 0 vector, and therefore each vector to the surface is a principal vector, right. तो पहला केस तो हुआ कि साहब k1 इज इक्वल टू अगर k2 है तो भाई दो ही चांसेज हैं, या तो k1 k2 के इक्वल होगा या तो k1 k2 के इक्वल नहीं होगा. अगर k1 k2 के इक्वल है तो हर वेक्टर जो है वो प्रिंसिपल वेक्टर है. जैसा हम देखेंगे, आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा कि जैसे प्लेन आप ले लीजिए तो प्लेन में हर वेक्टर आपको प्रिंसिपल वेक्टर मिलेगा. प्लेन के केस में आप देखेंगे कि जो दोनों आइगन वैल्यूज हैं वो इक्वल हो जाएंगे, वो दोनों 0 के इक्वल होंगे. और इसी तरह से अगर आप स्फेयर ले लीजिए तो स्फेयर के केस में भी आप देखिएगा कि k1 और k2 की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, बट इक्वल मिलेगा. एंड देयरफॉर इन केस ऑफ स्फेयर आल्सो ईच वेक्टर इज अ प्रिंसिपल वेक्टर. ईच वेक्टर tangent to the surface of a sphere is a principal vector. However, this is not the case for all surfaces like cylinder. This is not the case. So when k1 not equal to k2, the third condition of this proposition says that if k1 not equal to k2, so in that case the two principal vectors are perpendicular to each other. अगर ये इक्वल नहीं है तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो दो वेक्टर्स मिलेंगे, जो प्रिंसिपल वेक्टर्स मिलेंगे, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे. देन एनी टू प्रिंसिपल वेक्टर्स, नॉन जीरो प्रिंसिपल वेक्टर, जीरो नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल वेक्टर्स t1 एंड t2 corresponding to the eigenvalues k1 and k2 are orthogonal. And in this case when k1 is equal to k2, उस केस में उस पर्टिकुलर पॉइंट को ये प्रिंसिपल कर्वेचर एट सम पॉइंट p कर लीजिए, एट पॉइंट p. So in the second case this point P is called umbilic point. मतलब हर तरफ से
हाँ, हर तरफ से उसका जो है वो कर्वेचर सेम है। कोई भी नॉर्मल सेक्शन आप लीजिएगा उसका कर्वेचर सेम होगा। तो इसको जरा इस तरह से एक्सप्लेन पहले करते हैं, फिर इसके बाद इसका मैं प्रूफ करूंगा। जैसे अगर आप कोई एक सरफेस आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने सिलेंडर ले लिया, आपने स्फेयर ले लिया, ठीक है, आप सिलेंडर ले लीजिए, तो आप लोग इसको मैथमेटिकल इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा क्या आता है। हम केवल आपको ज्योमेट्रिकल यहाँ इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप नॉर्मल सेक्शन लीजिएगा इस सरफेस का, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो कोई भी डायरेक्शन के अलग आप देखिए कर्वेचर की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का इनवर्स और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म इस मैट्रिक्स का जब आप आइगन वैल्यू निकालिएगा तो दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। जब दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करिए, f2 माइनस f1 के टाइम्स f1 में किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करिएगा, इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर ईच मैट्रिक्स टी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी 0। तो 0 से किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर इसका प्रिंसिपल वेक्टर है। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर आपका प्रिंसिपल वेक्टर होगा। यहाँ भी आप इस स्फेयर के केस में आप देखेंगे, पहले तो आप निकालिएगा कि इसका आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या है। आप लोग f1 इनवर्स f2 मैट्रिक्स निकालिएगा, उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालिएगा, और आप देखेंगे कि यहाँ आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे और सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इस केस में t1 with t1, here it is dot product of t1 with t2, t1 with t2 and t2 with t2. So this is your this t1 dot t1, t1 dot t2, t2 dot t1 and t2 dot t2. So you must verify this fact. इसको आप लोग जरूर वेरीफाई करें ये इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका ट्रांसपोज आप लीजिए इस मैट्रिक्स का, फिर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का आपका मैट्रिक्स हो जाएगा EFFG, और फिर इस ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए और देखिए वो इतने के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। एंड हियर वी अज्यूम दैट दीज TI वेक्टर्स आर यूनिट tangent vectors. These TI are unit tangent vector and these two are perpendicular vectors. Suppose this TI are unit perpendicular vectors in this TPS. ये सरफेस है और इस सरफेस के पॉइंट P पे ये TPS आपका है, टेंजेंट प्लेन है, और इस टेंजेंट प्लेन में आपने दो वेक्टर्स लिया है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के लिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो चूंकि यूनिट वेक्टर हैं तो t1 डॉट t1 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। ओके, नाउ सपोज let us calculate this G22 as a G2 as A transpose F2 and A। तो बिल्कुल जैसे जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट के लिए कैलकुलेट किया है उसी तरह से अगर यहाँ F2 लिख दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, T1 ट्रांसपोज F2 T1 एटसेट्रा, राइट। But interestingly, this matrix itself is symmetric. This G2 transpose is equal to G2. ये क्लियर है कि नहीं? ये कितने लोगों को क्लियर है कि G2 ट्रांसपोज G2 के इक्वल होगा? ये आप लोगों में किसी को दिख रहा है कि नहीं G2 का ट्रांसपोज G2 के इक्वल होगा? अदरवाइज फिर हम तमाम सारी हाई फाई चीजें बताते चले जा रहे हैं, अगर आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है बताने का। ये क्लियर है सब लोगों को कि G2 का ट्रांसपोज G2 के इक्वल होगा? कितने लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको? सर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे होगा G2 ट्रांसपोज इज इक्वल टू? सर ए दिया हुआ है हमारे पास और हाँ। सर एफ ए ट्रांसपोज ले लेंगे और एफ सेकंड जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है LMMN और उसका मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो वो इसके इक्वल ही आएगा जो ये मैट्रिक्स है। नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं से कहिए ना, आप यही इसी लाइन से आपको प्रूफ मिल जाएगा। आप इसका ट्रांसपोज ले लो तो G2 ट्रांसपोज लोगे तो वो एलिमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसी को मैट्रिक्स नोटेशन आप यूज करिए, A ट्रांसपोज F2 A और ट्रांसपोज। ये सब चीजें बहुत सिंपल है, आप तुरंत आपको सर ये
अब यहाँ पे इसका ऑर्डर बदल जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज जब A इंटू बी का ट्रांसपोज लिखते हैं तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है। यहाँ 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज एंड सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म का ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स हो जाएगा, A ट्रांसपोज तो A ट्रांसपोज ही रहेगा, और ये सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म वाली जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होती है, इसलिए उसका ट्रांसपोज खुद के इक्वल होगा। तो दिस इज सिंपली A ट्रांसपोज F सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म इनटू A, और ये आपका वही है जो G2 है। क्लियर हुआ? अभी एलिमेंट में बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप देख सकते हैं कि therefore G सेकेंड ट्रांसपोज इज इक्वल टू G सेकेंड ट्रांसपोज एंड therefore दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम फिर वो याद करें जो स्पेक्ट्रल थ्योरम की बात हम कर रहे थे कि लीनियर अलजेब्रा में अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो रियल होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक ऐसा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जिस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, सो बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय स्पेक्ट्रल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ये कितने लोग जानते हैं इसका नाम, स्पेक्ट्रल थ्योरम का नाम? आप लोगों में कोई सुना है कि नहीं इसका? अदरवाइज ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब एक कान से आप लोग सुनेंगे, दूसरे कान से निकालते जाएंगे। स्पेक्ट्रल थ्योरम का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए स्पेक्ट्रल थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, तो आपको एक नॉन सिंगुलर बल्कि एक ऑर्थोगोनल कह लीजिए कि यू गेट ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बी इन द सेम क्लास। अगर ये 2x2 का है तो भी 2x2 का मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा, सच दैट दिस BT इंटू दिस G2 जो मैट्रिक्स दिया गया वो मैट्रिक्स इंटू अगेन B, दिस इज गोइंग टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो दिस इज एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड डायगोनलाइजेशन। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये डायगोनलाइजेबल होगा। तो एक ऐसा आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगा सच दैट दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स एंड its entries of diagonal matrix are actually the eigenvalues of this matrix. So lambda 1, lambda 2, this is 0, 0. And lambda 1, lambda 2 are real numbers. For some real number, for some, आप लोग देखें डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हर चीज का यूज है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों समझे कि अरे ये केवल ज्योमेट्री का मतलब तो केवल कुछ चित्र उत्र बनाना होगा, अलजेब्रा कुछ कर लेंगे। इसमें पूरा का पूरा जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि एडवांस कैलकुलस का भी आपने यूज किया, लीनियर अलजेब्रा का भी स्ट्रांग यूज है, तो हर चीजें इसमें आपको मिलेंगी और इसलिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा, मिला है अभी तक, आगे भी मिलेगा। सो फॉर सम रियल नंबर्स लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। ओके, तो या नाउ सपोज, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं सभी? अगर नहीं किसी को क्लियर होगा तो आप लोग अब से भी जाके स्पेक्ट्रल थ्योरम नाम से आप लोग, हो सकता है कुछ लोग सर्च कर भी रहे हो, सर्च कर लीजिएगा और आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और लीनियर अलजेब्रा किसी किताब में भी मिल जाएगा कि कोई भी सिमेट्रिक, इनफैक्ट ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अलावा आप अगर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के भी ये सेम थ्योरम है। वहां भी आपको एक ऐसा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलता है सच दैट you can write this B transpose matrix into B is equal to the diagonal matrix where the diagonal entries are always real. Okay, now suppose this C is equal to, एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं, इसको नाम रख लेते हैं C is equal to A आपका ये मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स B आपको स्पेक्ट्रल थ्योरम से मिला है वो AB मैट्रिक्स, और इसको हम कर लेते हैं, नाम दे देते हैं C. And now let us calculate this C transpose F1 एंड C. इसको जरा कैलकुलेट किया जाए, देखा जाए क्या मिलता है। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू C की वैल्यू हो जाएगी AB, AB का ट्रांसपोज यानी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज F1 एंड इनटू AB, राइट? राइट, नाउ व्हाट इज दिस? दिस A ट्रांसपोज F1A, दिस इज जस्ट योर आइडेंटिटी। अब इसका हम यूज करेंगे जो भी हमने कैलकुलेट किया है। A ट्रांसपोज F1A इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दिस इज सिंपली B ट्रांसपोज B, बट B इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। B जो है वो हमने कहा ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या होगा? B ट्रांसपोज B इज गोइंग टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट?
because B is orthogonal. In similar way, if you calculate this C transpose F2C, what will you get? You will get this again B transpose A transpose F2 AB, right? But you just see A transpose F2A is going to be G2, ये आपका G2 हो जाएगा, and B transpose G2 into B, this is your simply lambda 1 lambda 2. ये जो diagonal matrix है ये आपका हो जाएगा lambda 1 0 0 lambda 2, right? Okay, now you see here this, what is this AB? AB, A आपका जो मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स है जहां T1 T2 जो है ये दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। T1 T2 जो है वो ये दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो अगर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं तो ये जो मैट्रिक्स होगा, एज ए मैट्रिक्स अगर आप देखें तो दिस मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी नॉन सिंगुलर, दिस इज गोइंग टू बी नॉन सिंगुलर, क्योंकि दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट लेंगे और उनके कंपोनेंट से अगर आप मैट्रिक्स बनाए तो मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होगा। तो इसका मतलब ये जो, और बी ऑलरेडी नॉन सिंगुलर है, बी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये जो सी है, दिस सी इज आल्सो नॉन सिंगुलर एंड इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, सी इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, राइट? ओके, अब आप जरा आ जाइए, जो मैट्रिक्स हमने शुरू में डिफाइन किया था, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। F2 minus K F1 is equal to 0, right? Now this is same as, क्योंकि C आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हम C से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो C into F2 minus K F1 is equal to 0, no problem, right? And this is equivalent to, बल्कि इसको भी आप इधर भी C ट्रांसपोज लगा दीजिए और इधर C लगा दीजिए, बिकॉज C इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो C ट्रांसपोज और C इन दोनों को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरे का डिटर्मिनेंट अगर आप लें, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ C नॉट इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ C ट्रांसपोज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, राइट? नो, व्हाट इज दिस? नाउ C ट्रांसपोज F2C and C transpose F1C. C transpose F2C is lambda 1 lambda 2. So simply this is lambda 1 lambda 2 and 0 0, and this K times identity matrix, right? And what is this? This is simply your lambda 1 minus K 0 and lambda 2 minus K. And what? And F2 माइनस K टाइम्स F1 इंटू C। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को, हाँ, बल्कि फर्स्ट में K से मल्टीप्लाई करके तब सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है? तो क्या मिलेगा? ये चीज आपको मिलेगा। इज इट ओके? दिस इज गोइंग टू बी 0। फर्स्ट इक्वेशन में K से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दूसरे से, सही है? और ये C जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट अगर आप 0 करें, बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर और इनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि ये जो होगा वो एक 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड देयरफॉर दिस F2 minus K F1, this must be a 0 matrix. And what it means? It means because this is 0 matrix, whatever vector you take, therefore F2 minus K F1, आप कोई भी वेक्टर यहाँ पे T लेंगे, इनका प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। या, तो इस तरह से जब भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 के इक्वल होगा तो उस टेंजेंट प्लेन का हर वेक्टर एक अपने आप में प्रिंसिपल वेक्टर है, हर वेक्टर एक अपने आप में प्रिंसिपल वेक्टर है। नाउ थर्ड केस, सपोज लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 के इक्वल नहीं है तो आपको ये दिखाना है कि ये जो दो वेक्टर्स T1 और T2 आपने लिया था, वो T1 T2 वेक्टर जो है वो निश्चित रूप से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, राइट? तो T1 T2 वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो व्हाट आर योर T1 T2? सो बेसिकली योर T1 डॉट T2 ये हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज T1 ट्रांसपोज एंड F1 एंड T2,
T1 T2 T1 ट्रांसपोज, इसके मैट्रिक्स, अगर T1 वेक्टर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एक कैपिटल T1 लिया जाए और T2 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कॉलम वेक्टर T2 लिया जाए तो T1 डॉट T2 इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा, राइट। एंड ऑल्सो यू सी दिस F2 T1 इज इक्वल टू K1 F1 T1 एंड ये क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज दिस T1 is the eigenvector and K1 is the eigenvalue of the matrix F1 inverse F2. F1 inverse F2 का ये eigenvalue K1 है और eigenvector T1 है, इसी तरह से उसका eigenvalue K2 है और eigenvector T2 है। तो इसी तरह का एक दूसरा इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, F2 T2 is equal to K2 into F2 T2, right? And therefore if you write this T2 transpose and F2 T1, right? T2 transpose F2 T1. So this is going to be, what is this? So F2 T1 is equal to K1 F1 T1. K1 F1 T1. तो अगर आप इसको T2 ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें तो T2 ट्रांसपोज F1 T1 और T2 ट्रांसपोज F1 T1 is equal to T1 dot T2. So this is your K1 and T1 dot T2. And similarly, when you multiply this equation with T1 transpose, so T1 transpose and F2 T2 is equal to, इसको T1 ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई करें तो T1 ट्रांसपोज F2 T2 is equal to, this is K2 times यहाँ एक मिस्टेक हो रहा है, ये यहाँ F2 है और ये F1 है, यहाँ भी ये F2 है और ये सिंपली F1 है, ये ध्यान देना, दिस इज नॉट F2, दिस इज F1। तो यहाँ जब इसमें T1 ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 ट्रांसपोज F1 T2, दैट इज अगेन T1 T2. So this is T1 dot T2, right? Now, अब ये देखें, ये T1 ट्रांसपोज F22 and T2, right? This is actually, ये देखिए T1 आपका एक 2x1 का मैट्रिक्स है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1x2 का मैट्रिक्स होगा, तो ये 1x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, या 2x1 का मैट्रिक्स है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक 1x1 का मैट्रिक्स मिलेगा, यानी उसका अगर ट्रांसपोज ले लें तो वो खुद के इक्वल हो जाएगा। तो इट्स ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू इटसेल्फ एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस T2 ट्रांसपोज एंड F22 and into T1, right? So what it means, T1 ट्रांसपोज F2 T2 और यहाँ है T2 ट्रांसपोज F2 T1, इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम है, T2 ट्रांसपोज F2 T1 एंड T1 ट्रांसपोज F2, ये दोनों सेम है because it is a symmetric matrix and therefore right hand side will also be same, and this implies that this K1 minus K2 into T1 dot T2 is equal to 0. But if K1 is not equal, this is important here, K1 not equal to K2, this implies T1 dot T2 is equal to 0. And this implies that T1 is perpendicular to T2. Because T1, T2 are unit vectors, their dot product is equal to 0, and therefore T1 must be perpendicular to T2. Is it okay to everybody? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है अभी फिलहाल यहाँ पे? नो सर। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे और आइलर्स थ्योरम हम प्रूव करेंगे, लेकिन आप लोग मेरे लेक्चर्स जरूर आप लोग देंगे, लेक्चर देखेंगे तो ये सब चीजें मैंने उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप लोग उसको बार बार देखें। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग लेक्चर देख लें तो उसमें जो केवल प्रॉब्लम्स होंगे उनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे कल, ठीक है? ओके, थैंक यू।